ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, आज मैं तुम्हें मैथ के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारे पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बच्चा जिसको ऐसा लगता है कि मैथ में मुझे करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, कि अब तो खाली कुछ दिन बाकी है, मैथ में मैं क्या करूँ, मतलब पता ही नहीं चल रहा, काम करने बैठ तो आइडिया नहीं मिलता कि करना क्या है, कॉपी कॉपी निकाल के बैठे, बुक निकाल के बैठे, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। आज मैं तुम्हें मैथ के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बस ये कर जाओ। ये करने से तुम्हारे मैथ के पेपर में 30-35 नंबर तो गारंटेड है। तो मैथ का कोई भी सैंपल पेपर उठा के देखो, चाहे चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई के सैंपल, ऑफिशियल सैंपल पेपर, किसी भी किताब से कोई भी सैंपल पेपर देख जाना। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा आज यहाँ पे, ये तुम्हें सारे क्वेश्चन तुम्हें सारे सैंपल पेपर में मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें रोज करने हैं। अब तुम्हारे एग्जाम में रोज जब प्रैक्टिस करोगे तो ये वाले क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो इसकी, जिसको कुछ नहीं आता 10 दिन बाकी, 10-15 दिन में तुम्हें सारे टॉपिक्स बहुत इजीली कर जाओगे। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 से देखो। चैप्टर नंबर 1 में गिनती के 3 टाइप के क्वेश्चन है, चौथे टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता 3 टाइप के अलावा, बस 3 टाइप के क्वेश्चन है। वही 3 टाइप के क्वेश्चन तुम्हें सभी पेपर्स में रिपीट मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला टाइप है चैप्टर 1 से, जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रूव इरेशनल वाले क्वेश्चन। प्रूव इरेशनल वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन तुम ऐसे 1 से करते आए चैप्टर की स्टार्टिंग में, जब मैथ की सबसे पहली क्लास में सबसे पहले ये क्वेश्चन कराया जाता है हमेशा, प्रूव इरेशनल। जैसा तुम्हें पता है 3 नंबर में ये क्वेश्चन गारंटेड आने वाला है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। इसमें तुम्हें कौन से टाइप के क्वेश्चन करने ये भी ध्यान रखना। जिसका स्टैंडर्ड का पेपर है, स्टैंडर्ड वाले में इस क्वेश्चन में कई बार घुमा देते हैं, स्टैंडर्ड वाले में कई बार डायरेक्ट ना देख के हल्का सा कुछ इसमें चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने नॉर्मल किए होंगे √3, √5, प्लस माइनस वाले किए होंगे, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जैसे तुमने नॉर्मल क्वेश्चन कर रखे हैं, वो कई बार इनको चेंज करके हल्का सा क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं, ट्विस्ट ला सकते हैं क्वेश्चन में, जहां पे नंबर की जगह वेरिएबल दे देंगे। जैसे तुम्हें कह देंगे √p प्लस √q, जो कि तुम्हारे अब की बार प्री बोर्ड के एग्जाम में आया भी था, जो 10th का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था गवर्नमेंट स्कूल का, उस एग्जाम में √p प्लस √q का क्वेश्चन आया हुआ था। या फिर इसकी जगह कई बार ये दिया जाएगा, 2 रूट वाले नंबर एक साथ दे देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये तुम्हारे थोड़े से एक्स्ट्रा पार्ट में आ जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा है। बाकी बेसिक वाले में इसके चांस कम रहते हैं, फिर भी प्रैक्टिस करके जरूर चले जाना। ठीक है, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड वाले में ये सारे क्वेश्चन में से कोई भी एक आने का बहुत ज्यादा चांस है। 3 नंबर है, 3 नंबर फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर को बिल्कुल मत गवाना धोखे से भी, अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओ, 3 नंबर ये। अगले जो क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं वो बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे भी गिनती के 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा नहीं बनते। पहले तुम्हारे बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चंस में जिसमें तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। इस फॉर्मूले के बेस पर तुम्हारे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें रेशो वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने का चांस काफी ज्यादा रहता है। जिसमें तुम्हें कहा जाएगा हमारे पास 2 नंबर है, उन 2 नंबर के हमें कुछ रेशो गिवन है, साथ में तुम्हें एलसीएम गिवन होगा, एचसीएफ निकाल के दिखा दो। इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, रेशो वाले क्वेश्चन का एग्जांपल। जैसा हमें कहा गया कि हमारे पास 2 नंबर है, उन दोनों का रेशो है 3:5। कितना गिवन है रेशो? 3:5। इस 3:5 के नंबर का हमें एलसीएम दिया होगा क्वेश्चन में, हमारे से कह देंगे 2 नंबर है, उनका रेशो 3:5 है, और इसका एलसीएम, फॉर एग्जांपल एलसीएम इसका 150 है, एलसीएम इसका 150 है। तो तुम्हें बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा या फिर नंबर क्या होंगे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द नंबर्स और फाइंड द एचसीएफ। इस टाइप के क्वेश्चन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, तुम कभी भी कोई भी रेशो वाला क्वेश्चन करो, एक्सेस में नहीं, किसी भी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में रेशो के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर सरफेस एंड वॉल्यूम में रेशो के क्वेश्चन आ सकते हैं, रेशो वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा। रेशो वाले क्वेश्चन करने की सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक होती है, रेशो हटा के तुम्हें एक्स मानना होता है। क्या मानना होता है? एक्स। रेशो का साइन हटाओ, नंबर को एक्स मानो। ये नंबर 3:5 है, इस एक नंबर को 3x मानेंगे, दूसरे नंबर को हम 5x मानेंगे। कोई भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं एक्सेस एलसीएम वाले क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अगर तुम्हें 2, 3, 4 कितनी भी चीज के बीच में अगर रेशो गिवन है, रेशो हटा के एक्स मानना होता है बस। रेशो हटाया, रेशो की जगह एक नंबर को माना 3x, दूसरे नंबर को माना 5x। अब हम फॉर्मूला जानते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि इन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई होगी 3x मल्टीप्लाई 5x, ये एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होना चाहिए। एलसीएम तो गिवन है हमें, एलसीएम कितना गिवन है? 150। लेकिन प्रॉब्लम है कि एचसीएफ तो में गिवन नहीं है। अब यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकाले? अगर तुम एचसीएफ को यहाँ पे y मानोगे, 2 वेरिएबल आ जाएंगे और 2 वेरिएबल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी।
यहाँ पे जो तुमने x माना ये असल में इस नंबर का HCF है। क्या है x? HCF। जो तुमने x माना होता है ये असल में HCF होता है नंबर का। तो यहाँ पे तुम्हें HCF x लेना है, 3x मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू x मल्टीप्लाई 150। अब से यहाँ पे कैलकुलेशन करो, एक x से एक x कट जाएगा, 5 3 जा 15, ये इस पे कट जाएगा सिंपल सा 10 पे, और x की वैल्यू आ जाएगी 10। कोई डाउट इसमें? सिंपल एकदम। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे नंबर का HCF आ गया, इस x के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे नंबर आ जाएंगे। ये रेशो वाला क्वेश्चन HCF एलसीएम में काफी ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, स्टैंडर्ड में, बेसिक में, और ये 2 या 3 नंबर में आएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि HCF एलसीएम से इससे रिलेटेड कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। बाकी जो भी आएंगे सिंपल से क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 नंबर दिया होगा, इसके HCF निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। ग्रेटेस्ट मल्टीपल वाले क्वेश्चन आते हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर बता दो जो कि 3 नंबर से डिवाइड होता हो। अगर तुम्हारे पास मैथ की सपोर्ट मटेरियल उसमें जरूर चेक करना, इसके काफी सारे क्वेश्चन गिवन है। ये तुम्हारे HCF एलसीएम का क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो HCF एलसीएम में बनता है वो बनते हैं तुम्हारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। कभी कभी चैप्टर नंबर 1 से 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं चैप्टर नंबर 1 से। अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 1 से तो तुम्हें फ्री के 4 नंबर लेने, दुआ करो कि चैप्टर नंबर 1 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए, बल्कि क्योंकि केस स्टडी में कई बार वो दूसरे चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं। अगर चैप्टर नंबर 1 से लेंगे वो चाह के भी हार्ड नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट वाले सवाल में। स्टेटमेंट वाले सवाल को करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। कभी भी अगर तुम HCF एलसीएम करोगे और अगर तुम्हें स्टेटमेंट वाले सवाल करने, स्टेटमेंट वाले सवाल करने की बहुत ही बेसिक ट्रिक होती है जो तुम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करना। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ स्टेटमेंट वाले सवाल के, इसको समझना अच्छे से। HCF एलसीएम के जितने भी स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं करने का बहुत ही बेसिक तरीका है। सबसे पहली बात, सवाल पढ़ के समझ में नहीं आता कि हमें सवाल में HCF निकालना है, एलसीएम निकालना है। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि हमें सवाल दिया जाएगा, सवाल पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि सवाल में HCF निकाले या फिर सवाल में एलसीएम निकाले। ऐसे कई बार तुम्हें वर्ड मिलेंगे आंसर में, एक वर्ड होता है ग्रेटेस्ट, एक वर्ड होता है स्मॉलेस्ट। तुम उससे भी पता कर सकते हो, लेकिन कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, समझ में नहीं आता। तो मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा, कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं पाएगी तुम्हें। चाहे कोई भी सवाल हो, तुम अपने आप समझ जाओ कि HCF निकाले या फिर एलसीएम निकालो। स्टेटमेंट वाले सवाल आने के बहुत ज्यादा चांस है। 4 नंबर की केस स्टडी आ सकती है, 3 नंबर का डायरेक्ट सवाल आ सकता है, फिर कई बार MCQ में भी डायरेक्ट स्टेटमेंट के सवाल आते हैं। तो एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें कहा गया कोई कंपटीशन हो रहा है, मान लो कोई क्विज कंपटीशन है। उस क्विज कंपटीशन में हमारे पास अलग अलग स्टूडेंट्स है जो कि अलग अलग क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो हमारे पास से 3 टाइप के स्टूडेंट्स है जो कि 3 क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। हिंदी के मान लो हमारे पास 40 स्टूडेंट्स है, मैथ के मान लो 50 है, और साइंस के मान लो 55 है। ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स है। अब तुम्हारा सवाल, तुम्हारे सब ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सवाल पढ़ के समझना कि सवाल में दे क्या रखा है। तुम्हें सवाल की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि सवाल में हमें दे क्या रखा है, ठीक है, सवाल में पूछा क्या जा रहा है। इसमें सबसे प्रॉब्लम यही होती है। इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि पूछना क्या चाहते हैं सवाल में। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तब भी दिक्कत, मतलब मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा, आंसर हमेशा आएगा तुम्हारा। बस तुम्हें पता होना चाहिए अच्छा ये HCF एलसीएम से रिलेटेड सवाल है। अब जैसे हमें कहा गया कोई क्विज कंपटीशन है, उसमें मान लो हिंदी में 40 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, मैथ के क्विज में 50 बच्चे और साइंस के क्विज में 55 बच्चे। इन सभी बच्चों को तुम्हें रूम में बिठाना है। रूम में क्या करना है, तुम्हें सभी बच्चों को बिठाना है। तुम्हारे से सवाल पूछा गया कि ये बताओ तुम एक रूम में मैक्सिमम कितने बच्चे बिठा सकते हो ताकि सभी रूम में इक्वल बच्चे आए। सवाल सुनना अच्छे से। मान लो किसी तुम इन सभी बच्चों को रूम में अरेंज करना है, तो तुम मैक्सिमम कितने बच्चे एक रूम में बिठा सकते हो, ये तुम्हारा सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ द मैक्सिमम स्टूडेंट्स व्हिच कैन बी सीटेड इन वन रूम। सिंपल सा सवाल पूछा गया एकदम कि एक रूम में मैक्सिमम कितने बच्चे बैठ सकते हैं। अब समझ में नहीं आया कि HCF निकाले, एलसीएम निकाले। निकालना कोई एक ही होगा, तीसरी चीज पॉसिबल ही नहीं है। या तो तुम्हें तीनों नंबर का HCF निकालना है या तो तुम्हें तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि HCF निकाले एलसीएम निकाले। प्रॉब्लम इसकी है। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम इसका HCF निकालो, तुम एक काम करो, तुम दोनों चीज निकालो। तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम अपने आंसर में HCF एलसीएम दोनों फाइंड कर लो, प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। कैसे दोनों फाइंड करते हैं, तो तरीका समझना है कैसे। अब खुद देखो, अगर हमारे पास किसी भी, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हमारे पास 55 बच्चे हैं। अगर तुम इसका एलसीएम निकालोगे, आंसर 55 से ऊपर ही आएगा। जो भी इसका एलसीएम आएगा 55 से ऊपर ही आएगा ना, 55 प्लस आंसर आएगा जो भी इसका एलसीएम आने वाला है। वहीं पे जो HCF आएगा, HCF तो तुम्हें जितना भी होगा, फिर डायरेक्ट इसका HCF कितना आ रहा है, 40, 50 और
55। वो सबसे बड़ा नंबर जो 40 को भी डिवाइड करे 50 में 55 की, वो 5 है, दिखता होगा। 5 इसका HCF मतलब HCF, तो इसका 5 आएगा। पेपर में सॉल्व करके दिखाना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। HCF इसका 5 आएगा। इसका जो भी एलसीएम आएगा वो मुझे इतना जो पता है कि 55 प्लस आएगा। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास टोटल साइंस के 55 बच्चे हैं, तुम एक रूम में 55 से ज्यादा बच्चे कैसे बिठा सकते हो? लॉजिक लगाओ थोड़ा। मैंने पूछा कि तुम एक रूम में मैक्सिमम कितने बच्चे बिठा सकते हो। मान लो इसका एलसीएम, फॉर एग्जांपल मान लो इसका एलसीएम 100 आ गया, एग्जांपल समझ लो, वैसे निकाल के देखना। एग्जांपल इसका एलसीएम 100 आ गया, तुम्हारे पास तो टोटली 100 बच्चे मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, क्या तुम एक रूम में 100 बच्चे बिठा दोगे? लॉजिक लगाओ खुद। इसका मतलब एलसीएम इसमें हमें निकालना है, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमें क्या निकालना होगा? इसमें हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। इसका HCF निकालना, वही तुम्हारा आंसर होगा, सिंपल सा। मतलब तुम एक रूम में मैक्सिमम 5 बच्चे बिठा सकते हो, ये इसका सवाल है, सिंपल। क्लियर हो गया? कभी भी स्टेटमेंट का कोई भी सवाल है, बस तुम्हें यही करना है, पहले सवाल पढ़ो, फिर थोड़ा लॉजिक लगाओ कि अच्छा HCF तो ये आएगा, एलसीएम ये आएगा, ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे से जो आंसर पूछा गया है वो आंसर तो या तो काफी बड़ा होगा या तो काफी छोटा होगा, ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें क्या निकाले? इसका एक और एग्जांपल समझते, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो हमारे से क्या रखा है कि 3 बच्चे रेस लगा रहे हैं, एक सर्कुलर ट्रैक है, 3 बच्चों ने रेस लगाना स्टार्ट किया। एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, A, B और C। इन तीनों बच्चों ने रेस लगाना स्टार्ट किया। तुम्हारे एनसीईआरटी का भी सवाल है, रेस वाला सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। 3 बच्चों ने रेस लगाना स्टार्ट किया। इन तीनों बच्चों ने बता रखा है कि जो पहला बच्चा है वो इस पूरे रेस ट्रैक को 10 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, दूसरा बच्चा पूरे रेस ट्रैक को 12 मिनट में कंप्लीट करता है और तीसरा बच्चा पूरे रेस ट्रैक को 20 मिनट में कंप्लीट करता है। ये सवाल आ गया। सवाल हमारे से आया कि पहला बच्चा पूरे रेस ट्रैक को इतने मिनट में करेगा, दूसरा इतने मिनट में और तीसरा इतने मिनट में। तो तुम्हारे से सवाल पूछा गया कि तीनों बच्चे अगर मान लो एक ही साथ भागना स्टार्ट करेंगे तो तीनों बच्चे कब आपस में मिलेंगे? तुम्हारा सवाल है कि कितने समय बाद तीनों बच्चे आपस में मीट करेंगे। समझ में आया सवाल क्या है? पहले वो डाउट इसमें सवाल पढ़ के समझ में आया लैंग्वेज कि एक रेस ट्रैक है, सर्कुलर रेस ट्रैक है, तीनों बच्चों ने एक पॉइंट से भागना स्टार्ट किया। पहला बच्चा पूरा रेस 10 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, दूसरा बच्चा पूरा रेस 12 मिनट में, तीसरा बच्चा पूरा रेस 20 मिनट में। तीनों की स्पीड अलग है, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि तुम आइडिया लगाना है, तो बस यहाँ पे तुम लॉजिक लगाओ और चेक करो कि जो भी आंसर आएगा, अगर तुम इसका HCF निकालोगे, HCF तो कुछ आएगा, LCM कुछ आएगा। HCF इसका कितना आ रहा है चेक कर सकते हो। HCF इसका मेरे हिसाब से 2 आ रहा है। ठीक है, 10, 12 और 20, इसका HCF कितना आ रहा है? 2। सबसे बड़ा नंबर। क्या खुद लॉजिक लगाओ, क्या 2 मिनट में तीनों बच्चे आपस में मिल जाएंगे जब रेस करेंगे? तो जब पहले बच्चे को भागने में टोटल 10 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में कैसे मिल जाएंगे? इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें इसमें क्या निकालना है? सिंपल सा LCM निकालना है। इसको घर पे ट्राई करके देखना, आंसर आ जाएगा। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी ऐसा एक सवाल है, इससे रिलेटेड सवाल।